दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए, यह प्रस्ताव केवल विपक्ष के नेता द्वारा ही लाया जा सकता है। ऑप्शन बी, भारत के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी, लोकसभा में बहुमत के समर्थन के बिना सरकार चल सकती है। या फिर ऑप्शन डी, इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी, इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह कथन सही है। आप में से कई व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के विपक्षी दल ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव सदन का कोई भी सदस्य ला सकता है। यदि सदन के किसी सदस्य को लगता है कि सत्ता में सरकार के पास बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। ये मुख्य रूप से यह जानने के लिए लाया जाता है कि कार्यपालिका को विधायिका का विश्वास प्राप्त है या नहीं। इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, इसलिए विकल्प डी सही होगा। कोई राजनीतिक दल तभी तक सत्ता में रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह कथन सही है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री मूल्य के व्यक्तिपरक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है कार्ल मेंजर, विलियम स्टैनली जेवंस, लियोन वॉलरस या फिर एडम लिविंगस्टोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एडम लिविंगस्टोन। मूल्य के व्यक्तिपरक सिद्धांत के मुताबिक बाजार अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें उपभोक्ताओं की व्यक्तिपरक प्राथमिकताओं द्वारा निर्धारित होती हैं। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु का मूल्य संसाधनों की मात्रा और इसे बनाने में लगे श्रम के घंटों से तय नहीं होता, बल्कि इसके उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण के अनुसार परिवर्तनशील होता है। इस सिद्धांत को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लें कि आपके पास एक ऊनी कोट है और बाहर मौसम बेहद ठंडा है, तो उस समय वह ऊनी कोट आपके लिए हीरे के हार से अधिक मूल्यवान हो सकता है। यह सिद्धांत 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की सीमांत क्रांति का परिणाम था। 3 अर्थशास्त्री स्वतंत्र रूप से इस विचार के लिए साथ आए कि आर्थिक मूल्य प्रकृति में व्यक्तिपरक है, इसलिए विकल्प डी सही है। इन 3 अर्थशास्त्रियों में ऑस्ट्रिया के कार्ल मेंजर, इंग्लैंड के विलियम स्टैनली जेवंस और फ्रांस के लियोन वॉलरस शामिल थे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, एडम लिविंगस्टोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कर्नाटक। हाल ही में रंगनाथ स्वामी मंदिर में बैकुंठ एकादशी उत्सव मनाया गया। रंगनाथ स्वामी मंदिर कर्नाटक के मैसूर शहर के पास मांड्या जिले में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। यहाँ के मुख्य देवता भगवान रंगनाथ हैं, जो भगवान विष्णु के रूप हैं। भगवान की मूर्ति सर्प आदि शेष की शैया पर विश्राम मुद्रा में है। ऐसा कहा जाता है कि ये लेटी हुई मुद्रा में भगवान विष्णु की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। इसकी वास्तुकला का पता विजयनगर के साथ साथ होयसल शैली में लगाया जा सकता है। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर एक नवरंग मंडपम है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में भारतीय गैंडों की आयुसीन स्थिति क्या है। आपके ऑप्शन है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल या फिर नियर थ्रेटेंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वल्नरेबल। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 2022 में राज्य में किसी गैंडे का शिकार नहीं किया गया। सामान्यतः गैंडों का शिकार उनके सींग के लिए किया जाता है, जो कुछ संस्कृतियों में बेशकीमती माने जाते हैं। 2019 में असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों के अवैध शिकार और संबंधित गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष राइनो सुरक्षा बल का गठन किया था। आपको बता दें कि भारतीय गैंडे ब्रह्मपुत्र नदी, उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों, दक्षिणी नेपाल आदि में पाए जाते हैं। ये आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध है, इसलिए विकल्प सी सही है। विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF के अनुसार भारत में इनकी आबादी लगभग 3700 है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, वल्नरेबल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन स्मार्ट कार्यक्रम की भूमिका की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। आपके ऑप्शन है आयुर्वेद महाविद्यालयों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान, विज्ञान प्रौद्योगिकी और गणित में अनुसंधान, बाहरी ग्रह खोजों में अनुसंधान या फिर
पर्यावरण संरक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी आयुर्वेद महाविद्यालयों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी NCISM और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज यानी CCRAS ने स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। स्मार्ट का अर्थ है स्कोप फॉर मेनस्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है, इसलिए विकल्प ए सही है। आपको बता दें कि NCISM और CCRAS क्रमशः चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने और वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत दो प्रमुख संस्थान हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, आयुर्वेद महाविद्यालयों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में तोरग्या उत्सव मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अरुणाचल प्रदेश। तोरग्या त्योहार अरुणाचल प्रदेश के मोनपा समुदाय द्वारा मनाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह 3 दिवसीय उत्सव वर्ष के पहले महीने यानी जनवरी के दौरान मनाया जाता है। इस उत्सव में संगीत और नृत्य प्रदर्शन शामिल हैं जो पौराणिक घटनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। इसमें मठ के भिक्षुओं द्वारा भी नृत्य किया जाता है। मोनपा समुदाय का मानना है कि यह उत्सव संवेदनशील प्राणियों को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी प्रकार की बाहरी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून केंद्र सरकार को मुद्रा के विमुद्रीकरण की शक्ति देता है? आपके ऑप्शन है निर्दिष्ट बैंक नोट देयताओं की समाप्ति अधिनियम 2017, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 या फिर परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 6 साल पहले की गई नोटबंदी को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 26(2) केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर मुद्रा को विमुद्रीकृत करने की शक्ति देती है, इसलिए विकल्प बी सही है। आपको बता दें कि निर्दिष्ट बैंक नोट देयताओं की समाप्ति अधिनियम 2017 विमुद्रीकृत मुद्रा को रखने या स्थानांतरित करने या प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है और दंडित करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुयाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। कथन 2 है ये उत्तर में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक गुयाना के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 8 से 10 जनवरी के बीच इंदौर में आयोजित किया जाएगा। गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित एक देश है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी और मुख्य बंदरगाह है। ये दक्षिण अमेरिका का एकमात्र अंग्रेजी भाषी देश है। गुयाना की सीमा उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में सूरीनाम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में ब्राजील और पश्चिम में वेनेजुएला से लगती है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प ए सही हुआ, यानी केवल एक कथन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ओडिशा, बिहार या फिर झारखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, झारखंड। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा सम्मेद शिखर जी तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद जैन समुदाय के लोगों ने देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पारसनाथ पहाड़ियां झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित हैं। ये जैनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे वे सम्मेद शिखर कहते हैं। इस पहाड़ी का नाम
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। कथन 2 है, यह न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से वेस्ट बैंक में इजरायली नीतियों की वैधता पर अपनी राय देने के लिए कहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है, इसलिए कथन 1 सही है। ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। इस न्यायालय की पीठ द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार देशों के कानूनी विवादों को निपटाना है। यह अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय देता है। यह न्यायालय 15 न्यायाधीशों से बना है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन जो हैं सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, किस व्यक्तित्व के संदर्भ में बोस आइंस्टीन सांख्यिकी शब्द का उल्लेख किया जाता है। आपके ऑप्शन है रघुचंद्र बोस, अंबिका बोस, सत्येंद्र नाथ बोस या फिर नरेंद्र कुमार बोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सत्येंद्र नाथ बोस। हाल ही में सत्येंद्र नाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। वह एक भारतीय गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। उन्हें गैस जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के गुणों के बारे में एक सिद्धांत विकसित करने में अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ सहयोग के लिए जाना जाता है। वर्तमान में उनके सम्मान में बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का पालन करने वाले किसी भी कण को बोसॉन कहा जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 में भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इसलिए विकल्प सी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सत्येंद्र नाथ बोस। चलिए अब एपिसोड का अभ्यास प्रश्न नोट कर लेते हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। इन्हें औपचारिक रूप से भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन्होंने भेदभाव का सामना करने वाली गर्भवती विधवाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। उपयुक्त विवरण किस महान व्यक्तित्व की व्याख्या करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन बी ताराबाई शिंदे, ऑप्शन सी रमाबाई रानाडे या फिर ऑप्शन डी फातिमा शेख। तो फिर इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।